हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो पेपर है वो हल कराने जा रहे हैं, यानी विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन कराएंगे। और जो प्रश्न होने वाले हैं वो रीट में अब तक के जो क्वेश्चन आए थे वो सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे संपूर्ण रूप से। और क्वेश्चन रहने हैं PYQ, और अपना लेवल रहेगा कौन सा, L2, यानी जो साइंस मैथ का जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं वो अपना टॉपिक रहेगा। और उसमें जो मैं सभी पेपर हैं 2011 से और 22 तक के अब तक के रीट के यानी रीट के अब तक के पेपर हुए हैं उनका सब का सॉल्यूशन है वो बारी बारी से कराऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे मान के चलो 4 ऑप्शन आते हैं तो उन चारों का मैं उसका पूरा एनालिसिस करके आपको प्रदर्शित किया जाएगा कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर, यानी एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। तो अपनी वीडियो की शुरुआत करें। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो है वो आपके पास पहुंचती रहें। तो वीडियो की शुरुआत करें पहले क्वेश्चन की। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अपना, देखो मैंने अभी बताया था क्या कि जो रीट लेवल टू 23 जुलाई 2022 को हुआ था। सबसे पहले हम 2022 से शुरुआत कर रहे हैं, यानी 23 जुलाई 2022, कितना 2022। और कौन सा, फर्स्ट शिफ्ट का, यानी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे रीट में वो वाले करा रहे हैं विज्ञान के। देखो शुरुआत करें क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ना है और दिमाग में लेते हुए, जिससे क्या है आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए, है ना। इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो इसका मतलब समझ लो आप प्रश्न को अच्छी तरह से हल नहीं कर पाओगे। तो देखो प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति, अब ये कह रहा है आवृत्ति, कोई ध्वनि स्रोत है उसे आवृत्ति, जो ध्वनि आ रही है उसकी आवृत्ति है वो 50 हर्ट्ज दे रखी है। इसके द्वारा 2 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी होगी। यानी एक तो कोई स्रोत है और उसकी आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना इंग्लिश में, तो ये है कितनी, 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब कह रहा है 2 सेकंडों में कंपनों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि जैसे मान के चलते हैं अपन 1 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी है, 50, कितनी है, 50। 1 सेकंड में कंपनों की संख्या 50 हर्ट्ज। तो 2 सेकंड में पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 50 × 2 बराबर 100 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 100, यानी डी नंबर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये कह रहा है LED होती है ना, वो प्रकाश उत्सर्जित करती है। कैसा करती है, केवल हरा करती है, केवल पीला करती है, केवल लाल करती है, या फिर सभी प्रकार के। तो देखो आप जानते हैं कि LED, तो सबसे पहले मैं बता दूं इसका LED। तो LED की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डिस्प्ले, सॉरी डायोड, ठीक है। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछे तो आपको ये बतानी है। तो अब देखो LED आपने देखी होंगी, LED सभी प्रकार के कलर देती हैं। तो इसमें ऑप्शन है वो एकदम अपना राइट आंसर है वो डी नंबर हो जाएगी, यानी ये सभी हैं, लाल देती है, हरा देती है, पीला देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अब इस पे जरूर ध्यान देना है, यानी नहीं पूछ रहा है इसमें। तो देखो उल्काएं सौर परिवार का सदस्य होती हैं, धूमकेतु ये भी होती हैं, उपग्रह ये भी होती हैं, और क्षुद्र ग्रह ये नहीं होता। और वैसे दोस्तों देखो आपको एक चीज़ और बता दूं मैं,
अगर आपसे ऐसे पूछे ना सूर्य से ग्रहों की दूरी, तो आपको सबसे पहले कैसे ध्यान रखना है कि सबसे पहले लिख देंगे हम सूर्य। क्या लिख देंगे? सूर्य। अब शुरुआत करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। तो देखो बुध से शुरुआत होती है। किससे? बुध से। बुध। अब इसमें शॉर्ट ट्रिक याद करने की क्या है? बुध है तो उसके बाद एक छोड़ो, गुरुवार छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? शुक्रवार। फिर शुक्रवार के बाद शनिवार छोड़ेंगे, रविवार। रविवार को क्या आती है? पृथ्वी। फिर अब देखो रविवार आ गया, सोमवार छोड़ो, फिर क्या आएगा? मंगल। फिर मंगल के बाद बुध छोड़ो, बृहस्पति। बृहस्पति, ठीक है। फिर बृहस्पति के बाद क्या छोड़ेंगे? शुक्रवार। फिर क्या? फिर आएगा क्या? शनि। फिर अरुण और फिर वरुण। तो अगर आपसे ग्रहों की पूछे तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, और हमेशा आगे से और पीछे से 4-4 ग्रह छोड़ दो। 1 2 3 4 मैंने यहाँ से छोड़ दिए, पीछे से छोड़ो 1 2 3 4। और दोनों के बीच में अगर मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ तो इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। ये सौर परिवार का सदस्य नहीं है। इसको अगर दूसरा नाम क्षुद्र ग्रह का बताएं तो क्या कहते हैं इसको? बौना ग्रह। बौना ग्रह। तो आपको इस एक क्वेश्चन से 3-4 चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। और ये क्रम है सूर्य से और ग्रहों की दूरी, तो ये पूछी जाती है। और ऐसे भी पूछी जाती है कि क्षुद्र ग्रह है वो कौन कौन से ग्रहों के बीच है। तो देखो मंगल और बृहस्पति के बीच में, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अब देखो ये क्या है? टीचिंग मेथड है। क्या ये? टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड है। अब इसमें आपको अपना दिमाग का यूज करते हुए आंसर देना है। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पहला ऑप्शन देख कर सीखना, करके सीखना, रट कर सीखना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको जो नेगेटिव वर्ड है उसको हटा दो। रट कर गलत है ये। फिर है देख कर सीखना, लेकिन देखने से इतना ज्ञान नहीं होता है जितना कि करके सीखने से होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से संश्लेषित रेशा, ध्यान रखना क्या पूछ रहा है? संश्लेषित रेशा। अब आपको संश्लेषित रेशा बताना है। तो संश्लेषित रेशे की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन क्या? कपास, ऊन और रेशम। कपास, ऊन, रेशम, ये तीनों तो क्या होते हैं? प्राकृतिक। क्या होते हैं? प्राकृतिक। और ये कह रहा है संश्लेषित, है ना। तो ये तो तीनों क्या हो गए? प्राकृतिक। तो बचा कौन सा? डी, नायलॉन। तो ये कौन सा हो गया? संश्लेषित। अब इनसे संबंधित देखो ऑप्शन दे रखे हैं, इनसे संबंधित आपको थोड़ी बहुत जानकारी और दे दें। कपास, सबसे पहले अगर आपसे पूछे कपास किसका बहुलक है तो यहाँ पे लिख देंगे सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का बहुलक कौन है? कपास। देखो ये रीट में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। अब आपसे ऐसे पूछ ले कि सेल्यूलोज है वो किसका बहुलक है, तो किसका कह देंगे? कपास सेल्यूलोज का बहुलक है। अब रेशम के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले रेशम के बारे में बात करें तो जो रेशम का कीट होता है उसको कहते हैं प्यूपा। क्या कहते हैं? प्यूपा। अगर ऐसे पूछे कि रेशम के जो कीटों का अध्ययन किया जाता है, कीटों का अध्ययन, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा हो गया? 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो कितना लल्लू सवाल आया था, यानी रीट में आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे भी सवाल आते हैं क्या। तो मतलब क्या है, रीट में सब तरह के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सब बच्चों के हिसाब से जो पेपर तैयार किया जाता है उसमें सभी बच्चे क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें। तो अब उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना? पोटेशियम, 6 नंबर, पोटेशियम तत्व का प्रतीक। अब देखो पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या होता है?
पोटेशियम, पोटेशियम को वैसे तो देखो पोटेशियम पी से लग रहा है, लेकिन इस प्रकार से नहीं होता है। पी से फास्फोरस, PO पोलोनियम, PT प्लेटिनम। अब इसको जो बचा क्या है, वही क्या है, पोटेशियम का प्रतीक हो जाएगा। अब देखो इनके सभी के नाम बता देता हूँ आपको, क्या क्या नाम है इनके। ये तो फास्फोरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फास्फोरस। और ये हो जाएगा पोलोनियम, पोलोनियम। और ये हो जाएगा प्लेटिनम। और ये पोटेशियम बता ही दिया मैंने। अब अगर ऐसे आपसे पूछे कि ये क्या है पोलोनियम, तो पोलोनियम क्या है, उपधातु है। और आप जानते हैं इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें भी बताया था कि उपधातुओं की संख्या कितनी है, 7। कितनी है, 7। अब कौन कौन से होते हैं इनको ध्यान रखना कि देखो 7 कौन कौन से उपधातु हैं। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, फिर एसबी, फिर PO पोलोनियम। तो इस प्रकार से आपके 7 उपधातु हैं, इनको ध्यान रखना। देखो एक क्वेश्चन है, उसके साथ 3-4 क्वेश्चन और आपके कंप्लीट हो गए। तो देखो पोलोनियम उपधातु है। उपधातु 7 प्रकार के होते हैं, यानी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एंटीमनी और पोलोनियम। तो अब इनके बारे में भी थोड़ा देख लो। आर्सेनिक कहाँ दिख रहा है, ये रहा, है ना। तो आर्सेनिक की अगर अधिकता हो जाए, क्या हो जाए, आर्सेनिक की अगर अधिकता हो जाए तो इससे रोग हो जाता है, कौन सा, ब्लैक फुट सिंड्रोम। कौन सा, ब्लैक फुट सिंड्रोम, ब्लैक फुट सिंड्रोम। ये ध्यान रखना है, अगर आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है तो इससे रोग होता है ब्लैक फुट सिंड्रोम। अगर सिलिकॉन की बात करें, ये वाला सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की बात करें तो इसकी संयोजकता है वो कार्बन के समान चतुसंयोजकता होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कार्बन के समान संरचना, ठीक है। और फिर बचा एंटीमनी। अब देखो एसएन की बात करें तो एसएन को कहते हैं टिन। और एसएन का प्रतीक जो सबसे पहले बताया था वो किसने बताया था, बर्जीलियस ने। तो देखो एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन हो गए, यानी आपसे पूछे टिन शब्द का जो खोज की थी वो किसने की थी, बर्जीलियस ने। और फिर पोलोनियम उपधातु है, उपधातु 7 प्रकार के होते हैं। फिर मैंने सिलिकॉन के बारे में बताया था, सिलिकॉन कार्बन के समान चतुसंयोजी होता है। फिर मैंने बताया आर्सेनिक, अगर आर्सेनिक की अधिकता हो जाए शरीर में तो क्या हो जाता है, ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको सभी जानकारियाँ वो समझ में आई होंगी। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। अब आप जानते हैं, देखो सूत्र लिख देते हैं। एल्यूमिनियम को कहते हैं Al, फिर इधर कहते हैं नाइट्रेट को NO3। अगर मैं Al, देखो Al पर जो चार्ज होता है +3 का होता है और NO3 पे कितना होता है, -1। अब क्या करेंगे, अब जब सूत्र बनाते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे Al और यहाँ पे लिख देंगे NO3। अब इसका क्रॉस कर दो, इसका तो यहाँ पे जोड़ दो, इसका यहाँ पे जोड़ दो, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो NO3 का होल थ्राइस। तो इस प्रकार से सूत्र आपका बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें से देख लो Al NO3 का होल थ्राइस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण निष्पावन, ये ध्यान रखना आपको, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। क्या करना, अंडरलाइन करना निष्पावन विधि। यानी ये कह रहा है कोई मिश्रण है उसको निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, अन्नकरण, ये अन्यकरण लिख दिया है, अन्नकरण है, अन्नकरण तथा भूसे का मिश्रण, यानी अन्नकरण हो और भूसे का मिश्रण हो। फिर है अन्नकरण तथा कंकर का मिश्रण हो, गीली मिट्टी तथा कंकर का मिश्रण, मिट्टी तथा पानी का मिश्रण।
तो आपको निष्पादन विधि के बारे में आपको पता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो अन्नकरण तथा भूसे का मिश्रण, ये वाला ऑप्शन है एकदम सही रहेगा, पहला ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन है अच्छे से पसंद भी आ रहे होंगे, और अच्छे से पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक, क्या संश्लेषित सूचक, तो आपको ये बताना है संश्लेषित सूचक इसमें से कौन सा है। तो सबसे पहले देखो लिटमस, फिर हल्दी, फिर गुड़ैल की पंखुड़ियाँ, फिनोलेप्थिन। अब इसमें से संश्लेषित बताना है। तो ये तो तीनों क्या होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, और ये पूछ रहा है संश्लेषित। तो संश्लेषित तो ये एक ही बचा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब लिटमस के बारे में बात करते हैं। देखो ऑप्शन है, कोई थोड़ा चर्चा करते हैं ऑप्शनों पर। तो ऑप्शनों पर क्या करेंगे, देखो इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूं। यस, देखो लिटमस के बारे में चर्चा करते हैं अपन। लिटमस है ना, अगर सूचक की बात करें तो ये प्राकृतिक होता है। लिटमस कैसा होता है, प्राकृतिक होता है। और ये लिटमस है वो किसका बना होता है, लाइकेन का, ठीक है। अब और बात करें तो ये क्या होता है, लिटमस सहजीवी, क्या होता है, सहजीवी। फिर और बात करें लिटमस के बारे में तो ये कवक प्लस शैवाल, ये इसका क्या होता है, शैवाल, इसका मिश्रण होता है, कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। फिर बचा इसको कहते हैं थैलोफाइट। अगर अब ऐसे पूछे किस ग्रुप का है तो थैलोफाइट, थैलोफाइटा ग्रुप का। तो देखो एक ही क्वेश्चन है, उसमें से कितने क्वेश्चन बन गए कि लिटमस के बारे में अगर पूछे तो प्राकृतिक होता है, लाइकेन का होता है, सहजीवी होता है, कवक और शैवाल का मिश्रण होता है, और थैलोफाइटा ग्रुप का होता है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो ग्रीन हाउस गैसों का युग्म। वाह क्या गजब क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का युग्म पूछ रहा है। अब देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं, यानी ग्रीन हाउस गैसों का, देखो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे देखो, यहाँ लिख दूँ ट्रिक, तो ये हो जाएगी आपकी ओ मीना काजल लगाती है, ओ मीना काजल लगाती है। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो सब इसी के अंदर आती हैं। तो देखो सबसे पहले लगाऊंगा मैं ओ से ओजोन, ध्यान रखना, ओ से ओजोन। मी से क्या हो जाएगा, मैथेन, मी से मैथेन। ना से नाइट्रस, N2O, ना से नाइट्रस, ध्यान रखना नाइट्रस। फिर है का से का हो जाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जल बचा क्या, जल, तो जल वाष्प। अगर आपको ये मिलती हैं तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस हैं। इनमें से देख लो ऑप्शन में कौन कौन सी दिख रही हैं। तो देखो ओजोन कहीं पे नहीं है। मैथेन है एक, ये रहा सी वाला ऑप्शन। फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2, ठीक है, N2O चाहिए हमें, है ना। फिर उसके बाद CO2, तो देखो CO2 है, N2O, ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा आपका, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन से आपको ये ट्रिक है, अगर ये ट्रिक है तो ग्रीन हाउस गैस हैं वो आपको सभी याद हो जाएंगे। कैसे, ओ से ओजोन, मी से मैथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, और का से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल से जल वाष्प। ये क्या है, सब ग्रीन हाउस गैसों का युग्म है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, ये टीचिंग मेथड वाला सवाल है। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री है, श्रव्य दृश्य शिक्षण साधन कौन सा होगा। तो देखो रेडियो, श्रव्य केवल, चार्ट केवल दृश्य,
है ना। और श्यामपट्ट क्या है, दृश्य। सिर्फ ये दोनों क्या हैं, दृश्य हैं, और ये क्या है, श्रव्य। और पूछ रहा है ये श्रव्य दृश्य दोनों पूछ रहा है, तो दोनों कौन सा होगा, दूरदर्शन। इसमें देखते भी हैं और क्या कहते हैं, सुनते भी हैं। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है। अब ध्यान रखना, लेग्यूमिनेसी, देखो इसके बारे में पूरा संपूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। आप थोड़ा ध्यान को कंसंट्रेट रखना। लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में कौन सा जीवाणु सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो देखो जीवाणु की सहजीवी की, देखो सहजीवी और सहजीवी इनमें से एक बार हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है, इसलिए मैं पूरा बताऊंगा इसको। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर की बात करें तो ये तो हो जाएगा कौन सा, राइजोबियम। कौन सा हो जाएगा, राइजोबियम। अब आपको मैं इसका थोड़ा पूरा डिटेल बता देता हूँ क्या, कि देखो पहले तो मैं बता देता हूँ, राइजोबियम का कार्य होता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। राइजोबियम का कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना। ये तो किसका काम होता है, राइजोबियम नामक जीवाणु है उसका होता है। अब इसके पूरा चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले जो नाइट्रोजन चक्र होता है ना, N2, ये इसके बारे में, ये दो प्रकार से होता है। ये दो प्रकार से होता है, जैविक अजैविक और जैविक। अब देखो इसके अंतर्गत क्या आता है, अजैविक के अंतर्गत तो एक चीज़ आती है, कौन सी, बिजली का कड़कना। बिजली का कड़कना। इसके अंतर्गत दूसरी चीज़ क्या आती है, हैबर विधि। अगर आपसे ऐसे पूछे कि अजैविक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो अजैविक के अंतर्गत एक तो आती है बिजली का कड़कना, और दूसरी चीज़ क्या आती है, हैबर विधि। ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, अजैविक के अंतर्गत। लेकिन जैविक के अंतर्गत पूछे तो जैविक के अंतर्गत देखो क्या क्या होता है। जैविक पहली बात तो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। कौन सा, सहजीवी और दूसरा असहजीवी। तो देखो सहजीवी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। सहजीवी देखो एक एक से चर्चा करता हूँ मैं सहजीवी के बारे में। सहजीवी के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सबसे पहले एजोवेक्टर। क्या, एजोवेक्टर ये होता है क्या, वायवी। ये होता है वायवी एजोवेक्टर। फिर है क्लोस्ट्रीडियम अवायवी होता है। क्लोस्ट्रीडियम क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम ये होता है अवायवीय। ये होता है अवायवीय। ये ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि एजोवेक्टर होता है वायवीय या अवायवीय, या फिर दोनों। तो ये होता है वायवीय एजोवेक्टर। अगर क्लोस्ट्रीडियम पूछे तो ये होता है अवायवीय। फिर इसी के अंतर्गत आता है एक एनावीना, नॉन स्टॉक। एनावीना नॉन स्टॉक, ठीक है। ये होता है BGA, है ना, ठीक है। अब बचा कौन सा लास्ट में, कवक। ये क्या होता है, यीस्ट। कवक का उदाहरण यीस्ट। तो आपको देखो सहजीवी के अंतर्गत क्या क्या ध्यान रखना है, एजोवेक्टर वायवी होता है, क्लोस्ट्रीडियम अवायवी होता है, एनावीना नॉन स्टॉक BGA के तहत होता है, और यीस्ट क्या होता है, कवक होता है। ये तो गया हमारा सहजीवी के बारे में। अब बात करेंगे असहजीवी। तो असहजीवी के बारे में देखो, असहजीवी के बारे में क्या क्या है। असहजीवी में एक तो हो जाएगा राइजोबियम। अगर ऐसे पूछे कि जड़ों में कौन सा पाया जाता है, तो राइजोबियम ये तो पाया जाता है जड़ों में। ध्यान रखना, इसको लिख लेना, क्योंकि आपको ये ऐसे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। फिर है एजोराइजोबियम। अगर राइजोबियम आ जाए तो ये जड़ों में पाया जाता है।
जबकि एजोराइजोबियम अगर ये आ जाता है तो ये पाया जाता है तनों में, ये ध्यान रखना है। जड़ों में तो कौन सा, राइजोबियम, और एजोराइजोबियम तनों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 से संबंधित जो भी जानकारी थी पूरी वो कंप्लीट हो गई है, और आशा करता हूँ आपको सभी जो मैंने बताए हैं वो अच्छे से ध्यान में रहे होंगे और किसी भी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होने वाली है इसमें। और इसमें थोड़ा और आपको एक चीज़ और बता दूँ, क्या कि अगर ऐसे पूछे कि नाइट्रेट है ना, नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने का कार्य कौन करता है, तो कौन करेगा, नाइट्रोबैक्टर। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने का कार्य कौन करता है, तो नाइट्रोबैक्टर। अब ऐसे पूछे आपको कि नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने का कार्य, किसको, नाइट्राइट को अमोनिया में, किस में, अमोनिया में बदलने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है नाइट्रोमोनास। कौन करेगा, नाइट्रोमोनास। ये ध्यान रखना, ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है और ये इस प्रकार के क्वेश्चन है वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलने का कार्य नाइट्रोबैक्टर, और नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने का कार्य है वो नाइट्रोमोनास के द्वारा किया जाता है। अगर देखो एक बार एग्जाम में ये भी पूछा था कि बेनाइट्रीकरण किसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, बेनाइट्रीकरण किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कि नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, बेनाइट्रीकरण। ध्यान रखना इसको, बेनाइट्रीकरण। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, बेनाइट्रीकरण। और इसको बदलने का कार्य कौन कौन करता है, एक तो होता है थायोबैसिलस, फिर दूसरा होता है स्यूडोमोनास। कौन सा, स्यूडोमोनास। देखो स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस ये तो दोनों नाइट्रेट को नाइट्रोजन में परिवर्तित करते हैं। अभी मैंने बताया था क्या, नाइट्रोमोनास, और ये है स्यूडोमोनास। मोनास में थोड़ा कन्फ्यूजन मत होना, ये तो नाइट्रेट है, नाइट्रेट को अमोनिया में, नाइट्रेट को किस में, नाइट्रोजन में बदलने का कार्य तो कौन करेगा, स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस। और अगर आपसे पूछे कि नाइट्राइट को अमोनिया में बदलने का कार्य नाइट्रोमोनास करेगा। तो यहाँ तक सभी जानकारी है वो समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ तने का रूपांतरण है। तो आप जानते हैं, देखो गाजर जमीन के अंदर लगती है, जड़ों के रूप में होती है, तो ये क्या है, जड़ है। शकरकंद जड़ है, शलजम ये भी जड़ के रूप में होती है। सिर्फ आलू क्या है, तना। आलू क्या है, तना। और आप जानते हैं कि आलू से सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलती है हमें, स्टार्च। ये देखो एक बार रीट में पूछा गया था क्वेश्चन कि आलू की जो तना होता है उससे हमें सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है, स्टार्च मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्न में से एक सरल ऊतक। हाँ ये देखो ये 100% आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये आपको सिर्फ दोनों के अंतर याद रखने के, सरल ऊतक में कौन कौन से आते हैं, जटिल ऊतक में कौन कौन से आते हैं, और मैं सब बताऊंगा पूरा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जाइलम, फिर फ्लोएम, स्केल, नॉन। तो अब हमें एक सरल ऊतक बताना है। तो देखो जाइलम और फ्लोएम तो क्या होते हैं, जटिल ऊतक होते हैं। और बचा कौन सा, स्केल। तो बचा कौन सा, सी ऑप्शन। इसका आंसर है वो तो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मैं इसके बारे में आपको सरल ऊतक और जटिल ऊतक दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। नंबर 1 सरल ऊतक।
सरल ऊतक। सरल ऊतक कौन कौन से होते हैं? एक तो आपको लिख ही रहा है यहाँ पर, लिख देता हूँ मैं, पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा। अगर दोस्तों आपको अगर ये नहीं पता हो तो कॉपी में ज़रूर लिख लेना इनको, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं वो पूछे जाते हैं डायरेक्ट ही। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये जटिल ऊतकों, सरल ऊतकों के बारे में बात कर रहा हूँ। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना। तो ये आपके कौन से हो गए? सरल ऊतक। और बचे कौन से? जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक में कौन कौन से आएंगे? जटिल में एक तो आ जाएगा फ्लोएम और एक आ जाएगा जाइलम। जाइलम। तो इस प्रकार से आपको देखो एक क्वेश्चन से ही सब चीज़ याद हो गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें अपने। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? अब इसमें से वायु प्रदूषक बताना है कौन सा नहीं है। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहते हैं CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2, क्या? NO2, मीथेन CH4, ऑक्सीजन O2। अब इसमें से वायु प्रदूषक नहीं है वो बतानी है आपको। तो देखो इसमें से कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड दमघोटू गैस होती है, मीथेन दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है जो जिसे मार्स गैस कहा जाता है, और ऑक्सीजन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब पूछ रहा क्या है? वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण किससे नहीं होता है? तो किससे नहीं होगा? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो आपको देखो अब इनके बारे में, ऑप्शनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा, क्या क्या कह रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मीथेन के बारे में। मीथेन। तो देखो मीथेन, तो मीथेन को सबसे पहले अगर बात करें तो ये CNG का मुख्य अवयव होता है। क्या होता है? CNG का मुख्य अवयव। और इसके सूत्र की बात करें CH4 सूत्र होता है। आकृति की बात करें, इसकी आकृति, जो मीथेन की आकृति है वो क्या होती है? चतुष्फलकीय। ध्यान रखना एक एक क्वेश्चन है वो आपको काम आने वाला है, चतुष्फलकीय। अगर कोण की बात करें तो 109 डिग्री 28 मिनट कोण। अब इसको देखो, जो मीथेन गैस है इसको अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो देखो इसके कितने नाम हैं। सबसे पहले इसको तो कहेंगे मार्स गैस। कौन सी? मार्स गैस। पंख गैस, क्योंकि कीचड़ में पाई जाती नहीं इसलिए पंख गैस। और ये धान के खेतों में ज़्यादा पाई जाती है इसलिए धान के खेतों में पाई जाने वाली गैस। फिर कहाँ से प्राप्त होती है? कीचड़ से, ये मैंने बता दिया। फिर कहाँ से होती है? पशु जब जुगाली करते हैं, पशु जुगाली करते समय जो गैस बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं क्या? मीथेन गैस। तो आपको अन्य नाम हो गए मार्स गैस, पंख गैस, यानी जो धान के खेतों में पाई जाने वाली गैस, कीचड़ में पाई जाने वाली गैस, पशु जुगाली करते समय जो गैस बाहर निकालते हैं वो मीथेन निकालते हैं। तो देखो एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन हैं वो तैयार हो गए। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको मज़ा भी आ रहा होगा इस प्रकार के क्वेश्चनों से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। पवित्र उपवन पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? मेघालय की खाड़ी व जैंतिया के पहाड़ियों में, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। ये सभी जगह पवित्र उपवन पाए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, इसलिए क्या है? ये पवित्र हैं। और ये ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, यानी सभी पवित्र उपवन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन से जीवाणु से मानव में प्लूरीसी रोग हो जाता है? प्लूरीसी रोग, तो सबसे पहले देखो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कोरोनियोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री,
नीस्सीरियाई गोनोरियाई, ये देखो इसका नाम नीस्सीरियाई गोनोरियाई, ये सूजक रोग होता है, यानी सेक्सुअल डिजीज है ये, यानी सूजक रोग हो जाता है, इसको सूजक रोग भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले इन ऑप्शनों के बारे में। तो सबसे पहले देखो एक एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पहले टीबी के बारे में बात करें, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसको टीबी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे क्या कि टीबी का जो टीका होता है, टीका कौन सा होता है, बीसीजी, कौन सा टीका होता है, बीसीजी। और जो उपचार की पद्धति है वो कौन सी है, डॉट्स पद्धति। अब जो परीक्षण किया जाता है टीबी के लिए वो होता है कौन सा, मॉन्टेक्स परीक्षण, मॉन्टेक्स परीक्षण। ये तो हो गया टीबी के बारे में कि एक तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, डॉट्स पद्धति के द्वारा उपचार होता है, और जो परीक्षण किया जाता है वो मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखो। अब देखो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इसको कहते हैं कुष्ठ रोग। ये क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है, यानी कुष्ठ रोग का साइंटिफिक नेम है। अब इसकी बात करें कि इसको अन्य नाम कुष्ठ रोग का, तो इसको अन्य नाम की बात करें तो लेप्रोसी इसका अन्य नाम है। और इसकी खोज, कुष्ठ रोग की खोज किसने की थी, हैंसन के द्वारा की गई थी। ये ध्यान रखना। देखो एक क्वेश्चन के साथ आपको कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसलिए क्वेश्चनों को ध्यान से आपको देखना है, किसी भी प्रकार का डाइवर्ट नहीं होना है आपको। सभी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं वो कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। कुष्ठ रोग की खोज हैंसन ने, और इसको अन्य नाम से लेप्रोसी के नाम से जाने जाते हैं। वैज्ञानिक नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसका जो जीवाणु होता है ना वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, ये कह रहा है मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियों में कौन से प्रकार होती है। देखो ग्रंथियों का मतलब होता है एक तरल पदार्थ होता है ना। ग्रंथियों का मतलब क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। और ये भी कह रहा है कि मानव की त्वचा की जो तेलीय ग्रंथियाँ होती हैं वो कौन से प्रकार की होती हैं। तो देखो आपको ऐसे ध्यान रखना है, अगर कम स्पेस हो तो वो तो होता है क्या, मीरोक्रैम, है ना। और ज़्यादा स्तन हो तो होलोक्रैम। तो आपको ये कह रहा है देखो तेली ग्रंथियाँ, और मानव की त्वचा क्या सब पूरे शरीर पर होती है, तो क्या हो जाएगी, पूरे क्षेत्र पर हो जाएगी, इसीलिए इसको कहेंगे होलोक्रैन। ये ध्यान रखना। और ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ऐसे इनके उदाहरण हैं वो डायरेक्ट याद रखने हैं। और ये हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये सवाल कितना लल्लू है, ये कितना देखो, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, बच्चा भी बता देगा, सो के जागेगा ना वो भी बता देगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। देखो ए से तो रतौंधी होता है, अब बी से वो होता है बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। अब देखो रिकेट्स ये क्या है, एक तो इसको धूप का विटामिन कहा जाता है, धूप का विटामिन। फिर जो विटामिन डी है उसको शरीर में बनने वाला विटामिन, फिर धूप का विटामिन, शरीर में बनने वाला विटामिन, फिर है शीघ्रता से बनने वाला विटामिन। तो विटामिन डी से आपको ध्यान रखना है, इतने पॉइंट हैं वो ध्यान रखना है कि इसको धूप का विटामिन कहा जाता है, शरीर में बनने वाला विटामिन कहा जाता है, शीघ्रता से बनने वाला विटामिन कहा जाता है। और देखो रतौंधी यानी आपका जो रोग है विटामिन ए की कमी से, कौन सा, रतौंधी। तो इसके जो अन्य नाम की बात करें रतौंधी की, तो इसको एक तो कहते हैं जीरोप्थैलेमिया। रतौंधी को अन्य नाम की बात करें तो जीरोप्थैलेमिया है ना। ये एक शुष्क रोग होता है, जिससे क्या होती हैं, आँखें सूखी हो जाती हैं। अगर इसी को जीरोप्थैलेमिया को और क्या कहते हैं, तो इसके कहते हैं केरेटोमलेशिया। क्या कहते हैं, केरेटोमलेशिया। क्या कहते हैं, केरेटोमलेशिया।
तो रतौंधी को और क्या कहते हैं, जीरोप्थेलेमिया जो शुष्क रोग होता है, इसको और नाम से जाना जाता है क्या कहते हैं, क्रेटोमलेशिया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक जानकारी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कोश का चक्र। देखो आपका कोश का चक्र है ना, सेल साइकिल, यानी जो कोश का चक्र है, ये तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। और आपको इस प्रकार से ऐसे भी पता चल रहा होगा कि कौन कौन सी टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, इससे पता चल जाता है। तो देखो ये कह रहा है कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कौन सी ऐसी प्रावस्था है जिसमें हिस्टोन का संश्लेषण होता है। हिस्टोन एक प्रोटीन होती है, उसका संश्लेषण होता है, तो कौन से में होता है। देखो इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ आपको, एस स्टेप है, यानी एस प्रावस्था के अंतर्गत ये हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो देखो लल्लू सवाल है आपका। ये क्या कह रहा है, भारत में परिवार नियोजन कह दो या परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत है वो कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत है 1951 में हुई थी। कब हुई थी, 1951 में। इसमें कोई समझाना ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट आपको डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, देखो निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है, यानी प्रसव पीड़ा होती है उस समय कौन सा हार्मोन है वो सहायक होता है। तो इंसुलिन, एड्रेनलिन, मेलेटोनिन, प्रोजेस्टेरोन। तो प्रसवता के समय कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रसवता के समय अगर पूछे तो प्रोजेस्टेरोन है ना। और एड्रेनली ग्रंथि जो होती है इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि 3F का मतलब होता है, देखो फियर, फाइट और फ्लाइट, इसलिए इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है। यानी संकटकालीन हार्मोन कौन सा है, एड्रेनलिन। मेलेटोनिन ये क्या होता है, त्वचा में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। इंसुलिन, अब देखो इंसुलिन आपको पता ही होगा। इंसुलिन के बारे में मैं थोड़ा सब चीज़ एक एक से बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो इंसुलिन के बारे में देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ। इंसुलिन अग्नाशय से, ये अग्नाशय यानी इंसुलिन है वो अग्नाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है। और जो इंसुलिन है वो 51 प्रकार के, कितने, 51 प्रकार के, 51 प्रकार के एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है, इंसुलिन। फिर है इसकी जो निर्माण करने वाली कंपनी है उसका नाम की बात करें तो क्या है, एली लिली। कौन सी, एली लिली। और रोग की बात करें तो रोग कौन सा आता है, डायबिटीज मेलाइटस। तो आपको इंसुलिन से संबंधित पूरी संपूर्ण जानकारी हो गई होगी। देखो ये अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन 51 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। और जो इसकी इंसुलिन की निर्माण करने वाली जो कंपनी थी वो एली लिली कंपनी थी। और इसके जो रोग होता है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी मधुमेह रोग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, मधुमेह रोग भी कहा जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ सभी ऑप्शनों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है, ये आपका शिक्षण विधियों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि नहीं है। ये कह रहा है नहीं है। मनोवैज्ञानिक का मतलब, यानी आप ऐसे ध्यान रखना, अगर मनोवैज्ञानिक विधि होगी तो उसमें से जो छात्र है वो सक्रिय होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगी उसमें छात्र है वो सक्रिय नहीं होगा। तो देखो आपका 23 क्या कह रहा है, कौन नहीं पूछ रहा है। तो कहानी विधि, मूल्यांकन विधि, मनोदैहिक विधि, प्रश्नावली विधि। तो इसमें से मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी नहीं है। तो देखो इसमें से मनोवैज्ञानिक विधि है वो कौन सी नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक विधि, प्रश्नावली विधि नहीं है। कौन सी नहीं है, प्रश्नावली विधि। ठीक है।
और क्वेश्चन नंबर 23 ये कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24, ये भी देखो ज्योग्राफी से संबंध आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल का उदाहरण नहीं है। अब ये पूछ रहा है खरीफ की फसल से संबंधित कौन सा उदाहरण नहीं है, यानी कपास, सोयाबीन, मक्का, ये तो तीनों क्या है, खरीफ की फसल हैं। किसकी है, खरीफ की। अब बचा क्या, मटर, ये क्या है, रबी की फसल। किसकी है, रबी की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या कह रहा है, ये भी शिक्षण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री श्रव्य दृश्य उपकरण में सम्मिलित नहीं है। अब इससे पहले मैंने अभी बताया था, एक और क्वेश्चन आया था ऐसे। अब इसमें ये देखना है कि श्रव्य भी हो, दृश्य भी हो, यानी सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ऐसा ऑप्शन देखना है। तो देखो टेलीविज़न हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, चलो ये मैंने लगा लिया, देखते हैं और ऑप्शन। चित्र विस्तारक यंत्र, चित्र क्या होता है, एक प्रोजेक्टर होता है। जैसे मान के चलो मैंने ये प्रोजेक्टर रख दिया और ये इस दीवार पर क्या करेगा, ये प्रक्षेपित करेगा, सिर्फ दिखाएगा, सुनाएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, श्रव्य हो गया केवल। लैपटॉप, देखो लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप ये क्या होता है, श्रव्य दृश्य, क्योंकि इसमें वीडियो चला भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। चलचित्र के को इंग्लिश में कहते हैं वीडियो। वीडियो क्या होती है, ऑडियो वीडियो दोनों चलती है, श्रव्य दृश्य होती है। सिर्फ चित्र विस्तारक यंत्र ऐसा है जो क्या है, श्रव्य दृश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26, घर्षण बलों का सही घटता क्रम। ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, इस पर मैं भी लगा देता हूँ इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन ऐसे अक्सर जो एग्ज़ाम है उनमें आते रहते हैं। अब वो घर्षण बलों का सही घटता क्रम पूछ रहा है, तो घर्षण बलों का सही घटता क्रम कौन सा होगा, देखो कौन सा होगा, ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर कितना अपना 26। तो सबसे पहले स्थैतिक, क्योंकि स्थिति में विस्तार जितना ज़्यादा होगा उतना अधिक घर्षण बल अधिक होगा। तो घटते क्रम में क्या कह रहा है, घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा पहले। तो स्थैतिक देखो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये तो दोनों कटी गए, क्योंकि सबसे बड़ा स्थैतिक होता है, क्योंकि स्थिति में जब जितना विस्तार होगा उतना उसका घर्षण बल होगा। अब स्थैतिक के बाद क्या होगा, सर्पी। स्थैतिक के बाद सर्पी कौन सी में, बी ऑप्शन में। बचा कौन सा, लोटनी। तो ऑप्शन नंबर बी है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो। इम्पोर्टेंट तो लगाना है, लेकिन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको द्वारा भी देखने को मिल सकता है। ये कह रहा क्या है, एक वस्तु, कोई एक वस्तु है आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है, यानी एक कोई वस्तु है वो आर त्रिज्या के वृत्त पर गतिमान है। जब यह अर्धवृत्त पूरा करती है, यानी एक हमारा वृत्त था पूरा, अब ये इतना वृत्त पूरा करती है, जब अर्धवृत्त पूरा करती है, यहाँ से इसने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी मान के चलो बीच में इसका केंद्र होगा वृत्त का, तो यहाँ से ओ बिंदु से और यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर, फिर ओ बिंदु से ये तो मान लिया ए मान लिया, ये मान लिया बी मान लिया, फिर ओ से बी तक की दूरी है वो त्रिज्या सेम ही रहेगी कैपिटल आर। अब दूरी विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंचने में लगी या पहुंचने में तय की गई दूरी। तो ए से बी तक तो कितना आ रहा है, ए से बी तक आ रहा है एक आर ये, एक आर ये, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगी 2r। अब देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी पहले तो देखो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल 2πr, और अर्ध का लगा रहे हैं तो 2 का भाग दे देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा क्या πr। तो πr.2r, अगर ये ऑप्शन आपका सही है तो एकदम राइट हो जाएगा। πr/2r ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये सिर्फ दिमाग लगाने का है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि इसने सिर्फ एक चीज़ दे दी है लकड़ी। अगर इसी जगह कोई धातु दे देता तो बच्चा है वो दिमाग में और ज़्यादा घूम जाता। इसमें कह रहा है लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया जाता है, यानी एक प्याला रखा था,
यहाँ पे, और इसमें क्या थी, आइसक्रीम भरी हुई थी, और एक लकड़ी की क्या थी, चम्मच, लकड़ी की चम्मच थी, लकड़ी की चम्मच थी, है ना। अब इसको इसमें आइसक्रीम में डुबोया जा रहा है। अब देखो लकड़ी है, लकड़ी क्या होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, तो इसमें ऊष्मा का प्रभाव नहीं होगा। तो ये कह रहा है दूसरा सिरा, अगर एक सिरा इसमें डुबो दिया है तो दूसरे सिरे पर क्या इफेक्ट होगा, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन विकिरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा हो जाएगा, यानी ये कह रहा है बाहर का जो प्रकाश पड़ेगा उससे ठंडा हो जाएगा। दूसरा कह रहा है समन की प्रक्रिया से, सम्मन की प्रक्रिया से ठंडा हो जाएगा। फिर कह रहा है चालन विधि के द्वारा ठंडा हो जाएगा। अरे देवता, ये तो देखो इसमें कि ये लकड़ी है, लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है, तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला ही नहीं है, यानी ये ठंडा है तो यहीं तक ठंडा ही रहेगा बस, ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेबल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, डी। और देखो चार ऑप्शन की बात करें तो देखो क्या कह रहा है चारों में। विकिरण किस में होता है, जो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें, विकिरण में। फिर है सम्मन होता है द्रव व गैसों में, सम्मन किस में होता है, द्रव और गैसों में, जबकि चालन किस में होता है, ठोसों में। ये ध्यान रखना है, तीनों क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन कराई दिया, 3 क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। इसके माध्यम में वो आवश्यकता नहीं होती है, और द्रव और गैसों में सम्मन होता है, ठोसों में क्या होता है, चालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखो यहाँ तक क्वेश्चन है वो, यानी 2000 कितने में, 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट, इसका पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो गया। और आशा करता हूँ आपको ये समझ में भी आया होगा और किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हुआ। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कमेंट करें हमें, और वीडियो अच्छी लगे तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।